हम फिर से डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री 2018 में जो हिमाचल प्रदेश कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। इसमें हम डिस्कस करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR एंड UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ऑप्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक प्रोटॉन है, एब्जॉर्प्शन पीक शो कर रहा है 600 CPS पे। इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी है 60 मेगाहर्ट्ज़ और जो रेफरेंस है वो ट्राईमिथाइलसिलेन है। सेम प्रोटॉन, वही प्रोटॉन अगर हम 40 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो 400 CPS पे सिग्नल देता है, और वही प्रोटॉन अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट है TMS के साथ तो 1000 CPS पे सिग्नल देता है। तो आपने देखना है क्या ये बात सही है, क्योंकि प्रोटॉन सेम है और रेफरेंस आपका TMS है। तो जब रेफरेंस सेम हो, रेफरेंस TMS हम इसीलिए लेते हैं ताकि जो हमारा वैल्यू है वो सेम आए, चाहे इंस्ट्रूमेंट कितनी भी कैपेसिटी का हो, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा, जो डेल्टा वैल्यू होगा, केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी, वो सेम आएगी। तो वो कैसे निकालनी है, ये जो 60 CPS है, CPS का मतलब है साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो मीन्स ये हर्ट्स यूनिट है इसका। तो ये 600 हर्ट्स की बात कर रहा है कि 600 हर्ट्स पे 60 मेगा हर्ट्स इंस्ट्रूमेंट में दिया है। तो इन केसेस में आपने डेल्टा वैल्यू निकाल लेनी। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डेल्टा, जब हम 60 मेगा हर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी सिग्नल को इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, और यहाँ से आपको डेल्टा वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज़ एक्चुअली हर्ट से हर्ट कैंसिल हो जाएगा और मेगा बच जाएगा। मेगा मीन्स 10⁻⁶, जो ऊपर जाके 10⁻⁶ बन जाएगा, और यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, 10 × 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ की प्लेस पे वी कैन राइट ppm। तो 10 ppm वैल्यू इसकी आ रही है। अगर आगे हम देखें तो सेकेंड जब इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है, इट इज़ 40 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट एंड ये है, तो इस वैल्यू को आपने इसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ भी आपको 10 ppm वैल्यू मिलेगी, और लास्ट में आपको जो इंस्ट्रूमेंट है 100 मेगाहर्ट्ज़ का 1000 हर्ट्ज़ पे सिग्नल मिला है, तो यहाँ भी 10 ppm पे आपको आंसर मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल है डेल्टा की वैल्यू सेम आ रही है, सेम प्लेस पे हमें सिग्नल मिल रहा है। हमने नॉट करेक्ट देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पी ऑप्शन में बोला है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो जो सिग्नल है प्रोटॉन की वजह से जो सिग्नल आएगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड राइट, अप फील्ड और डायमैग्नेटिक शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब लगता है, जो डेल्टा वैल्यू है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसमें हम जब TMS पे देखते हैं तो TMS हम यहाँ राइट हैंड साइड में लेते हैं, 0 लेते हैं इसका वैल्यू, जो रेफरेंस है हमारा TMS। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ से हमें सिग्नल आएगा टुवर्ड लेफ्ट। जब हम मूव करेंगे तो डेल्टा वैल्यू आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करेगा तो हमारा जो डेल्टा वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, it shifted to the right, up field or diamagnetic absorption signal। तो अगर हम किसी एलिमेंट को किसी जैसे प्रोटॉन है कोई, तो अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए, जिस कार्बन पे बॉन्डेड वहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, जिससे हमारा हाइड्रोजन डीशिल्डेड हो जाएगा। अगर ये डीशिल्डेड है मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई तो इसका डेल्टा वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, इसका डेल्टा वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, इसका डेल्टा वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, ये टुवर्ड लेफ्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्नल पहले यहाँ आ रहा था हाइड्रोजन का, वो यहाँ से आके इधर आ जाएगा, तो शिफ्ट जो होगा वो टुवर्ड लेफ्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो जितना शिल्डेड होगा उतना हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन रहेगा। सी में लिखा है कि रिलेशनशिप ऑफ वन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर टू द नियर बाय नोन एज फाइनल डिटेल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन सिग्नल को अगर हम फाइनल डिटेल में जाएं तो वहाँ से हमें न्यूक्लियर के एनवायरनमेंट का पता चलता है। ये स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट है रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन ईच ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट इज नोन टू फॉर्म रिलेटिव एरियाज अंडर। तो अगर हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में, तो हम जो सिग्नल्स हैं उनके जो रिलेटिव एरियाज हैं उनको देख के पता लगा सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनएमआर की ही बात की है। एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इनके एनएमआर स्पेक्ट्रा यहाँ दिए हुए हैं। तो आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है एस्टल्डिहाइड का एनएमआर। ओके, इसका कौन सा स्पेक्ट्रा है, कौन सा पिक्चर सही है इसमें। तो आपने इसमें सिंपली, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन एनएमआर की बात की है, क्योंकि कार्बन तो आपका इनएक्टिव रहता है, तो इसमें आपका जो सिग्नल रहेगा, देखिए यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन अवेलेबल हैं। दिस इज प्रोटॉन ए एंड दीज आर प्रोटॉन बी। तो दो सिग्नल ही हमें मिलेंगे। दो सिग्नल का मतलब है कि यहाँ पर तो देखो जैसे फर्स्ट है, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्नल है, एक ये है ना, एक हमारा ये है, एक सिग्नल, एक प्रोटॉन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये फिर से कितने टाइप के प्रोटॉन, 1 2 3 एंड 4 टाइप के प्रोटॉन्स को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर इंडिकेशन है 1 2 3 4 एंड 5 टाइप के प्रोटॉन्स हैं। जबकि इस केस में हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन है, 1 एंड 2 टाइप्स के प्रोटॉन है। ये लास्ट वाला हमने नहीं लेना है, ये 0 CPS पे है, तो ये 4 टाइप्स के हैं। इसमें भी आपके 4 टाइप्स के प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रोटॉन हमें दिख रहे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखिए क्या क्या मिला है हमें देखिए डबलेट मिला है हमें। जब हमारा वैल्यू देखिए, अगर यहाँ हम 0 ले लेते हैं रेफरेंस, तो ये अराउंड 1 2 2 2 के पास में ये मिल रहा है हमें। जबकि जो वैल्यू है ये यहाँ पर जो सिग्नल मिला है ये 8 पे मिल रहा है। ओके, तो एस्टल्डिहाइड में मिथाइल है और एल्डिहाइड प्रोटॉन है। एल्डिहाइड प्रोटॉन का जो प्रोटॉन एनएमआर है उसमें ये वैल्यू याद रखनी है आपने, 0 2 5 0 2 5 2 0 2 5 2 2 then 2 2 5 then 5 to 8.5 8.5 to 10 10 to 10 to 10 10 to 12.5। तो ये किसकी वैल्यू है, 0 to 5.222 इट इज़ CH3 की वैल्यू है, अगर इस पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच नहीं है। ये वाली वैल्यू है जब CH3 पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाता है। ये वाली वैल्यू है जब कार्बन आपका डबली बॉन्डेड है, तो उस प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एल्कीन में। और ये वाली वैल्यू आपकी एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की 8.5 to 10 है, क्योंकि नेक्स्ट वाली आपकी एसिड की है, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन की वैल्यू है। तो देखिए 8.5 to 10, तो ये वैल्यू तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर होगा। और साथ कितने सिग्नल होंगे, जैसे ये कपल करेगा, ये प्रोटॉन ये कपल करेगा, यहाँ के जो 3 हाइड्रोजन हमारे पास होंगे, 3J कपलिंग है ये। तो इसमें ये सेम टाइप के हैं सारे प्रोटॉन्स, तो ये नंबर ऑफ सिग्नल कितने देगा, जितने इसके नेबरिंग जिसके साथ एक कपल कर रहा है उससे एक ज़्यादा, तो 3 + 1 4, तो क्वार्टेट यहाँ पे आएगा। तो क्या हमें क्वार्टेट मिल रहा है डी ऑप्शन में, यस क्वार्टेट ही है। और क्योंकि प्रोटॉन का जो स्पिन है वो हाफ है, तो ये पास्कल ट्राइंगल को फॉलो करेगा, उसी को फॉलो कर रहा है, 1:2:2:2:1 रेशो में, ये इनका इंटेंसिटी रेशो है। तो ये तो एल्डिहाइड की वजह से आ गया ये वाला सिग्नल। और ये वाला सिग्नल हमारा आ रहा है, देखिए जो CH3 है वो बॉन्डेड है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो हमारी जो रेंज रहेगी वो 2 to 5 पे रहेगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन रहेगा एस्टल्डिहाइड के सिग्नल के लिए। बाकी हम रेंडमली देख सकते हैं किसी और को भी, जैसे यहाँ पर इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इसका हमने बताना है कौन सा इसका स्पेक्ट्रम रहेगा। तो यहाँ पर CH3 है, CH3 तो ये तो इक्विवेलेंट होते हैं सारे प्रोटॉन्स। CH2 में हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रोटॉन डायस्टीरियोट्रॉपिक है या एनिसोट्रॉपिक है, होमोट्रॉपिक है। तो यहाँ पर हम इसको हटा के देखेंगे कि क्या इसके बाद कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो ये एनिसोट्रॉपिक है और ये सेम ही होते हैं। डायस्टीरियोट्रॉपिक में डिफरेंट आता है दोनों का सिग्नल। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटॉन है, A B एंड C। ठीक है, तो ये वाला जो C वाला है ये कपल करेगा B वाले के साथ, तो यहाँ ट्रिपलेट आने वाला है। ये वाला प्रोटॉन आपका कपल करेगा दोनों के साथ, क्योंकि 3J कपलिंग दोनों में है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा डबलेट ऑफ क्वार्टेट। और ये वाला प्रोटॉन सिर्फ इसके साथ करेगा
कंबाइन, तो यहाँ ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमें ट्रिपलेट मिलेगा। तो यहाँ हमें कितने टाइप के सिग्नल मिल रहे हैं? 3 टाइप के सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 टाइप के सिग्नल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो इसमें देखिए ये सबसे पहले तो इथेनॉल में हमने कहा है ट्रिपलेट मिलेगा। उसके बाद हमें मिलेगा क्वार्टेट, हमें मिलेगा डबलेट ऑफ क्वार्टेट एंड देन उसके बाद हमें मिलेगा क्वार्टेट ऑफ डबलेट ऑफ क्वार्टेट, और उसके बाद हमें मिलेगा ट्रिपलेट। तो ये वाला सिग्नल जो है, ये वाला जो स्पेक्ट्रा है, जो पिक्चर है, ये इथेनॉल की है, इथेनॉल की पिक्चर है। CH3 CH2 एंड OH, यहाँ 3 सिग्नल हमें मिल रहे हैं। तो ये इसमें राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 20th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा है ESR, EPR है ये, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो बेंजीन फ्री रेडिकल है, चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो, इसका स्पेक्ट्रा कौन सा है, आइडेंटिफाई आपने करना है। इन स्पीशीज़ के 4 स्पेक्ट्रा हैं, ये 4 स्पीशीज़ हैं, इनके स्पेक्ट्रा आपको गिवन है। तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि बेंजीन रेडिकल का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसमें ESR में सिंपली आपने फिर से प्रोटॉन देखने हैं, टाइप ऑफ प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और फिर उसका फॉर्मूला लगाना है 2n, नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए 2ni+1। तो जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, जितने टाइप के न्यूक्लियाई होंगे, उतने उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो क्योंकि यहाँ सेम टाइप के हैं सारे के सारे, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 6 प्रोटॉन है, n की वैल्यू 6 है, और जो स्पिन है वो हाफ होती है न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 लाइंस होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि, और देखिए पास्कल ट्रायंगल को ये फॉलो करेगी, ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करेगी। पास्कल ट्रायंगल कैसे होता है? पास्कल ट्रायंगल में सबसे पहले जो सिंपलेस्ट लाइन है उसका हम देख लेते हैं। जैसे S2ni+1 है, तो इसमें आपने लोएस्ट वैल्यू देखनी है कि अगर एक न्यूक्लियाई है और स्पिन उसकी हाफ है, तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, यहाँ आ रही है 2। तो इसको हम 1:1 करके लिख देते हैं, क्योंकि 2 लाइंस है तो 2 नंबर को कंप्लीट करना है ऐसे करके। फिर अभी आप क्या करोगे, 2 नंबर्स को ऐड करोगे, जैसे इन दोनों को ऐड किया नेक्स्ट में, नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए। तो 0+1 हो गया 1:2। अब 1 को यहाँ आगे ऐड करना है, 1+1 हो गया 2, और वैसे ही आपने आगे 2 नंबर के कम्बिनेशन, 2 नंबर को आपस में ऐड करना है, यहाँ 1 आ जाएगा। तो जब 3 लाइंस होंगी तब आपकी ये इंटेंसिटी रेशो होगी। अच्छा, अगला जो रेशो रहेगा, अगली जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगे वो 5 आएंगी, और कैसे निकालनी है, यहाँ फिर से 0 लगा देना है ना। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 1:2, फिर 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गया, फिर 2 और 1 को ऐड किया 3 आ गया, एंड देन 1 और 0 को ऐड किया 1 आ गया। ठीक है, 2 ही नंबर को, 2 ही डिजिट को हमने एट अ टाइम ऐड करना है आपस में। तो ये आगे जब 4 लाइंस होंगी और उनकी इंटेंसिटी रेशो ये हो जाएगी। अब हमने फिर से एक और 0 लगानी है। 5 लाइंस पे क्या आ जाएगी इंटेंसिटी रेशो, 1:4:6:4:1। ऐसे 6 लाइंस पे कितनी आ जाएगी इंटेंसिटी रेशो, 0:0। तो ये आ जाएगा 1:5:10:10:5:1। और हमारे पास 7 लाइंस आई हैं, तो इसकी इंटेंसिटी रेशो कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी रेशो आएगी 1:6:15:15:15:6:1। तो ये 7 लाइंस की। तो इसमें आप देख सकते हैं जो साइड वाली लाइंस होगी उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, इट विल बी वेरी वेरी लेस, सो समटाइम्स इट माइट नॉट बी ऑब्जर्वेबल if we compare the intensity of middle line, it is 20 times with respect to the side lines। तो इसको हम इग्नोर ही कर लेते हैं। तो जिसमें 5 लाइनें हमें दिख रही होंगी अच्छी इंटेंसिटी की, उनको हम लोकेट कर लेते हैं। तो इस केस में सिग्नल देखिए, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, सेम इंटेंसिटी रेशो है, सेम इंटेंसिटी रेशो वाला नहीं हो सकता है। बाकी 3 ऑप्शन बच गए, पास्कल ट्रायंगल इसमें फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी लाइंस हैं, यहाँ पर ये लाइन देखिए, ये लाइंस अगर हम देखें तो ये इसके डबल है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 1:2:2:1 रेशो में है, तो ये नहीं हो सकता है। 4 लाइंस हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 लाइन मिल रही है। तो जो लास्ट लाइन है यहाँ पे वो बहुत ही निग्लिजिबली स्मॉल है। तो ये रेशो हम लिख सकते हैं, क्या रेशो निकाली थी हमने, 1:16:15:20, 1:6:15 देन 20 देन 15 6 एंड 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है।
क्यों है राइट ऑप्शन? डी ऑप्शन हमारा राइट क्यों नहीं है? क्योंकि डी ऑप्शन में जो इंटेंसिटी रेशो है, यहाँ पर देखिए ये अलग अलग सिग्नल है, ये एक ही सिग्नल नहीं है, ये अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट का सिग्नल यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जैसे CH3 फ्री रेडिकल का हमने सिग्नल देखना है, सारे इक्विवेलेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस आपको आएंगी, नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी इधर 4, और 4 का इंटेंसिटी रेशो क्या बताया था? 1:3:3:1। ओके, तो 4 लाइंस कहाँ पर है? ये है, तो 1:3:3:1, तो ये मिथाइल रेडिकल का सिग्नल हो जाएगा। 21st क्वेश्चन देखिए, फिर से आपने इसमें फाइंड आउट करना है नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन IR स्पेक्ट्रा की बात हो रही है। IR स्पेक्ट्रा में ये रेंजेस हैं, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब फंक्शन ग्रुप का जो रेंज है, फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो बोल रहा है 4000 to 1300। स्केल्टन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रीजन होता है 910 to 650, और फिंगरप्रिंट रीजन होता है ये वाली रेंज। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंफ्रारेड का आपको रेंज पहले तो पता होना चाहिए। इंफ्रारेड का रेंज होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ये इसका वेव नंबर का वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू है। अब इसमें जो 400 से लेके 1500 तक रहता है वो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है, और 1500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमारा होता है फंक्शन ग्रुप रीजन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने नॉट करेक्ट देखनी है। एब्सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन एक्सक्लूड अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हमारे पास इस रीजन में सिग्नल नहीं आता है तो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट होंगे। कार्बोनाइल ग्रुप आपके सारे आ जाएंगे इसमें, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे आपका कीटोन है, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चाहे उसके डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड है, चाहे एसिड अमाइड है, चाहे एस्टर है, चाहे एनहाइड्राइड है, ये सारे सब की बात कर रहे हैं। तो इन सब की जो फ्रिक्वेंसी है, जो IR स्पेक्ट्रा में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है वो इसी रेंज में आती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन है कि अगर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इस रेंज में तो एरोमेटिक कंपाउंड वो नहीं है। जबकि यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, एरोमेटिक कंपाउंड की रेंज रहती है 1400 से लेके 1600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, तो ये होता है एरोमेटिक जोन। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डी ऑप्शन में बोला है ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स। तो ओवरटोन्स क्या होते हैं? इनकी इंटेंसिटी बहुत लेस होती है। ये क्यों आते हैं? ये तब आते हैं जब एक्साइटेशन होता है ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? इनकी फ्रिक्वेंसी होती है इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे फंडामेंटल की अगर फ्रिक्वेंसी न्यू बार है तो ये मिलते हैं हमें 2 न्यू बार, 3 न्यू बार, ऐसे। ये इनका ओवरटोन का कंडीशन है, तभी ओवरटोन आपको देखने को मिलते हैं। ओवरटोन का मतलब है कि जब आपका पॉपुलेशन हायर एनर्जी लेवल पे ज़्यादा हो जाता है एक्साइटेशन होकर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, पॉपुलेशन बहुत कम होती है, इसलिए सिग्नल बहुत वीक होते हैं। कॉम्बिनेशन बैंड क्या होते हैं? जब दो इंटरेक्टिंग बैंड्स ऐड हो जाते हैं आपस में, उसको कॉम्बिनेशन बैंड बोलते हैं। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है? फर्मी रेजोनेंस होता है कि जब ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड कंबाइन कर जाते हैं, कपल कर जाते हैं विद फंडामेंटल बैंड, तो उस प्रोसेस को फर्मी रेजोनेंस बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ना? तो हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस कंपाउंड में नो बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी नॉर्मल नीट सैंपल में भी, साफ सैंपल में उसमें कोई भी आपको हाइड्रोक्सिल एब्जॉर्प्शन मिले। नो बॉन्डेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना देखने को मिले, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप सैंपल भी लेते हैं तो आपने देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर नहीं हो पाएगी, वो वाला। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और यहाँ पर एसीटोफिनोन है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप है। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी क्योंकि यहाँ एक हेक्सागन बन रहा है 6 साइड्स का, है ना, और एंगल यहाँ पे है 60 डिग्री, तो यहाँ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। सेकेंड मॉलिक्यूल है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी। अभी आपने OH को पैरा पोजीशन पे लगाना है विद रिस्पेक्ट टू एसीटोन, तो यहाँ पर OH हमने लगा लिया, लेकिन ये जो इसका अपना सैंपल होगा ना उस मॉलिक्यूल के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ना आराम से, तो यहाँ पे इंटरेक्शन चलेगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ पे ऐसे ये इंटरेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी आ जाएगी प्योर सैंपल में भी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। देन हमारे पास ये ऑप्शन है 2 and 6 डाइटर्ड ब्यूटाइल फिनॉल, तो ये मेरा फिनॉल बन गया और 2 और 6 पोजीशन पे टर्ड ब्यूटाइल लगा हुआ है, ये फिनॉल है और 2 पोजीशन पर भी टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है टर्शरी कार्बन आपने बनाना है, 3 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन पे लगेंगे, ऐसे इतना ही बड़ा ग्रुप आपका लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर। तो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एक स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करता है जो कि हाइड्रोजन को बॉन्डिंग नहीं करने देगा। हाँ, ये रोटेट होकर दूसरी साइड में जा सकता है, लेकिन जब इसका दूसरा मॉलिक्यूल इसे इंटरेक्ट करने आएगा तो वहाँ पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे इसका ही मॉलिक्यूल ऐसे इससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, जब ये बॉन्ड आपस में ऐसे इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी ड्यू टू स्टेरिक बल्की ग्रुप। सो इस केस में ही हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा नो बॉन्डेड। जबकि लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एन ब्यूटाइल, एन का मतलब है सारे आपके स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है ना, ये OH है सारे कार्बन, तो यहाँ पे इजीली दूसरा मॉलिक्यूल आके इससे इंटरेक्ट कर सकता है, यहाँ पे ऐसे आके इससे बाकी ये 4 कार्बन आपके ऐसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। So thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.